हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वेल एकेडमी। तो फ्रेंड्स, अभी हमने 80 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 81 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 जैसा कि आपको यहाँ पर दिख ही रहा होगा, टू शिप्स आर मूविंग टुवर्ड्स अ पोर्ट इन अ लाइन इन सेम डायरेक्शन। इफ एन ऑब्जर्वर एट शिप ए इज एबल टू सी द बेस ऑफ लाइट हाउस एट द पोर्ट एंड द ऑब्जर्वर एट शिप बी is able to see the top of same lighthouse, then the approximate distance between two ship is। अब यहाँ पर क्वेश्चन को पढ़ने के बाद क्वेश्चन, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है कि हाइट और डिस्टेंस कैसे निकालते तो क्वेश्चन काफ़ी आसान है, ठीक है। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट नहीं पता तो आपको क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है। तो अब यहाँ पर एक नोट दी गई है लास्ट में, वो पढ़ना मत भूलिए। नोट में क्या लिखा हुआ है, टॉप ऑफ द लाइट हाउस इज 81 मीटर अबोव मीन सी लेवल एंड हाइट ऑफ ऑब्जर्वर इज इन बोथ केसेस इज 9 मीटर अबोव द मीन सी लेवल। तो काफी आसानी से फटाफट से सॉल्व करते हैं इसको। ये है कुछ इस तरीके से अर्थ है, मान लो कि ये है लाइट हाउस, ठीक है। अब यहाँ पर शिप ए है और यहाँ पर शिप बी है। शिप ए के अंदर जो ऑब्जर्वर है उसकी कुछ हाइट है और ये ऑब्जर्वर क्या देख सकता है, ये ऑब्जर्वर जो है बेस ऑफ लाइट हाउस देख सकता है, ठीक है। ये लाइट हाउस का जो बेस है वो देख सकता है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो हाइट है, कितनी हाइट दी है, ऑब्जर्वर की हाइट है 9 मीटर, ये है 9 मीटर। तो डिस्टेंस बिटवीन ए एंड लाइट हाउस, इसको मैं एल नाम दे देता हूँ, लाइट हाउस, डी ए एल कितना होगा 3.85 √9, ठीक है। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला ही है डिस्टेंस और हाइट का, 3.85 √h, जहां पर h जो है वो मीटर में होगा और जो डिस्टेंस मिलेगा वो किलोमीटर में होगा। सर्वेइंग का कंसेप्ट है, ठीक है। और यहां पर ऑब्जर्वर जो b है उसकी भी जो हाइट है वो है 9 मीटर और लाइट हाउस की हाइट कितनी है 81 मीटर। तो यहां पर DBL कितना होगा, DBL इज इक्वल टू 3.85 √9 प्लस 3.85 √81। क्यों? क्योंकि ऑब्जर्वर B जो है वो दूर है, तो इस वजह से वो टॉप ऑफ द लाइट हाउस देख सकता है। जब टॉप ऑफ द लाइट हाउस देख सकता है तो हमें दोनों डिस्टेंस को कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है। ये वाला यानी कि दोनों हाइट को कंसिडर करना पड़ेगा। ऑब्जर्वर की जो हाइट है वो भी कंसिडर करनी पड़ेगी और लाइट हाउस की जो हाइट है वो भी कंसिडर करनी पड़ेगी। इस वजह से 3.85 √h, ये क्या है 9, वो ऑब्जर्वर की हाइट की वजह से जो डिस्टेंस कवर हो रहा है वो, और 3.85 √81 यहाँ पर जो हाइट है ये लाइट हाउस की हाइट की वजह से जो डिस्टेंस कवर हो रहा है वो। अब DAL और DBL, ऑब्वियस बात है कि DBL इज ग्रेटर देन DAL, तो हमें डिस्टेंस निकालना है। तो हम क्या करेंगे कि अगर हमें DAB निकालना है, DAB, तो DAB इज नथिंग बट DBL माइनस DAL, ठीक है। अब माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, 3.85 √9 प्लस 3.85 √81 माइनस 3.85 √9। तो 3.85 √9 और 3.85 √9 प्लस और माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ बचेगा 3.85 √81। √81 सभी को पता है कि 9 होता है, तो सिंपली क्या करना है, 3.85 मल्टीप्लाई बाई 9, तो आंसर आ जाएगा आपका 34.65। और यहाँ पर 34.65 है ये किलोमीटर में आएगा, ठीक है। ये मत भूलना, बहुत सारे लोग यहाँ पर गलती करते हैं। अगर ये मीटर में मांगा होता तो 10⁻³ मल्टीप्लाई करना पड़ता। तो कहने का मतलब है कि सिंपल कंसेप्ट लगा हुआ है, डिस्टेंस इज इक्वल टू 3.85 √h, जहाँ पर h का जो यूनिट है वो मीटर में होगा, लेकिन डिस्टेंस जो मिलेगा वो हमें किलोमीटर में मिलेगा। ये सारी बातें क्यों हो रही है, ये सारी बातें इसलिए हो रही है क्योंकि कर्वेचर ऑफ अर्थ इज कंसिडर्ड, ठीक है। सर्वेइंग का कंसेप्ट है, काफी आसान और अच्छा क्वेश्चन था। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। देखते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स बात करें अगले क्वेश्चन की, यानी कि क्वेश्चन नंबर 82 की, तो क्वेश्चन नंबर 82 काफी टिपिकल गेट टाइप क्वेश्चन है, कई बार गेट में भी आ चुका है और सबको ये क्वेश्चन तो एटलीस्ट आना ही चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर क्योंकि हम टफ क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन ये क्वेश्चन तो सभी को आसान लगना चाहिए, मैं मानता हूँ। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है द लेंथ एंड बेयरिंग ऑफ ऑल साइड
except one are given in below. For a traverse PQRST, find the length and bearing of missing side. ठीक है, omitted measurement जो concept है उसके related यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है. कुछ करना नहीं है, यहाँ पर summation of latitude is equal to 0 and summation of departure is equal to 0. ठीक है, यानी कि कहने का मतलब है कि summation of L cos theta is equal to 0 और summation of L sin theta is equal to 0. ये जब आप समेशन करोगे, ठीक है, कहने का मतलब है कि 75.31 मल्टीप्लाई बाई cos 55 डिग्री 10 मिनट प्लस 230.76 cos 63 डिग्री 35 मिनट. इस तरीके से हम करेंगे तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, इससे जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा LTP, क्योंकि हमें क्या ढूंढना है, TP की लेंथ और TP का ही बेरिंग ढूंढना है. तो LTP जो है वो कितना आ जाएगा, LTP cos थीटा will become around minus 255.88. ठीक है, मीटर में ही आएगा. ऑब्वियस बात है कि सारी लेंथ मीटर में है तो ये भी मीटर में ही आएगा. एंड सिमिलरली समेशन ऑफ L साइन थीटा से हमें LTP साइन थीटा मिलेगा. LTP साइन थीटा कितना मिलेगा, LTP साइन थीटा, LTP साइन थीटा विल बी माइनस 222.416 मीटर. अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता. ठीक है, अभी क्या है कि यहाँ पर ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो ये लेंथ तो निकल जाएगी भाई, दोनों का स्क्वायर कर दो तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. लेकिन असली बात जो है वो बेरिंग में है. तो मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता रहा हूँ यहाँ पर कि ये ध्यान रखो, ऑल STC. ठीक है, ये हम 11th-12th में भी पढ़ते थे लेकिन शायद अभी तक भूल गए होंगे. तो ऑल STC का मतलब ये है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे जो है cos थीटा साइन थीटा टेन थीटा सारे प्लस होते हैं. फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे प्लस होते हैं तो मैंने लिख दिया ऑल. सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा पॉजिटिव होता है तो मैंने लिख दिया S. थर्ड क्वाड्रेंट में और साइन थीटा पॉजिटिव होता है, इसका मतलब क्या है कि cos थीटा नेगेटिव होता है. और थर्ड क्वाड्रेंट में T लिखा है, T का मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ टेन थीटा पॉजिटिव होता है. अब यहाँ पर असली गेम है, सिर्फ और सिर्फ टेन थीटा पॉजिटिव होता है तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर cos थीटा और साइन थीटा क्या हो गए, नेगेटिव हो गए. यहाँ पर cos थीटा और साइन थीटा नेगेटिव हो गए. तो अगर मुझे बेरिंग निकालना है, यहाँ पर बेरिंग निकालना है तो हमेशा ध्यान रखना कि बेरिंग यानी कि थीटा सर्वेइंग में हम नॉर्थ और साउथ लाइन के रेफरेंस से ही बेरिंग मेजर करते हैं. ठीक है, और नॉर्थ साउथ लाइन ये है. कहने का मतलब है कि अगर ये हमें यहाँ पर थीटा मिलेगा, अगर हमें थीटा यहाँ पर मिलेगा और यहाँ से नॉर्थ से लेकर साउथ तक 180 डिग्री ऑलरेडी हो चुका है. ठीक है, तो हमें जो फाइनल थीटा मिलेगा वो कितना मिलेगा, थीटा इज इक्वल टू, थीटा इफेक्टिव लिख दूं क्या, थीटा इफेक्टिव इज इक्वल टू 180 प्लस थीटा. ठीक है, कहने का मतलब ये कि जब आपको cos थीटा और साइन थीटा दोनों नेगेटिव मिले तो आपको 180 प्लस थीटा करना पड़ेगा. टेन थीटा से जो हम अभी बेरिंग फाइंड करेंगे उसके अंदर 180 प्लस करना पड़ेगा. क्यों, मैंने यहाँ पर समझा दिया. अब सिमिलरली कभी कभी क्या होता है कि साइन थीटा नेगेटिव मिलता है लेकिन cos थीटा पॉजिटिव मिलता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपका फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाएगा जिसमें cos थीटा पॉजिटिव होता है, साइन थीटा नेगेटिव होता है. तो वहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, 360 माइनस थीटा. क्यों, क्योंकि हम बेरिंग जो है वो नॉर्थ और साउथ लाइन के रेफरेंस में करते हैं. इस वजह से नॉर्थ के रेफरेंस से देखेंगे तो यहाँ पर 0 से लेकर फिर से यहाँ आएगा तो 360 हो जाएगा, और क्योंकि यहाँ पर थीटा मिलेगा तो 360 माइनस थीटा कंसिडर करना जरूरी है. आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा. बात करते हैं इस क्वेश्चन की. तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं करना, LTP cos थीटा स्क्वायर प्लस LTP साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर मैं आपको करके बता देता हूँ, cos थीटा स्क्वायर प्लस LTP साइन थीटा, इसका भी स्क्वायर करेंगे तो इज इक्वल टू LTP मिल जाएगा. क्यों, क्योंकि LTP यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा. तो यहाँ पर LTP विल बी अराउंड 339.03 मीटर. ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ये दोनों वैल्यू का स्क्वायर ही करना है और उसका अंडर रूट कर देना है. अंडर रूट तो भूल ही गए, अंडर रूट भी कर देना है. ठीक है, ये दोनों वैल्यू जो हमने फाइंड आउट की है -255.88 और -222.416,
तो ये दोनों का स्क्वायर करके अंडर रूट कर देना है, तो हमें आंसर मिल जाएगा LTP इज इक्वल टू 339.03। अब बात कर रहे हैं बेरिंग की, तो बेरिंग का मैंने ऑलरेडी यहाँ पर कंसेप्ट समझा दिया है, उसी को हम अप्लाई करेंगे। टेन थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं मोड ले रहा हूँ कि क्यों मोड ले रहा हूँ, क्योंकि हमें नेगेटिव साइन कंसिडर करनी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हमने ये वाला कंसेप्ट समझ लिया है। तो मैं मोड ले रहा हूँ, तो इस वजह से पॉजिटिव ही आएगा, जो भी आएगा वो LTP साइन थीटा वाला ऊपर जाएगा, यानी कि 222.416 माइनस लिखो न लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें असली में थीटा फाइंड आउट करना है और उसमें हम 180 डिग्री प्लस करने वाले। तो थीटा हमें यहाँ पर कुछ मिलेगा अराउंड 60 डिग्री मिलेगा, नहीं 41.03 ये जो है वो हमें थीटा मिलेगा। लेकिन ये थीटा आंसर में मत लिख कर आना, क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर थीटा इफेक्टिव का कंसेप्ट समझाया। ये जो थीटा मिला 41.03 ये एक्चुअली ये वाला थीटा है, ठीक है। क्यों ये वाला थीटा है मैंने यहाँ पर समझा दिया, क्योंकि कॉस थीटा भी नेगेटिव है, साइन थीटा भी नेगेटिव है, तो ये लाई करेगा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। इसका मतलब है कि 180 प्लस करना पड़ेगा। क्यों 180 प्लस करना पड़ेगा? क्योंकि हम थीटा यानी कि बेरिंग जो है वो नॉर्थ और साउथ लाइन के रेफरेंस से कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पर थीटा इफेक्टिव इज इक्वल टू 180 प्लस 41.03 डिग्री, यानी कि आंसर आ जाएगा अराउंड 221 डिग्री, ठीक है, अराउंड 221 डिग्री। तो यहाँ पर अगर LTP यानी कि लेंथ ऑफ TP ये कितनी आ जाएगी? लेंथ ऑफ TP विल बी 339.03 मीटर एंड थीटा उसके अकॉर्डिंग बेरिंग जो है वो 221 डिग्री। क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, क्रॉस चेक में फिर से यहाँ पर वैल्यू रख देना तो आपका आंसर 0 आना चाहिए सारों का, और फिर से साइन थीटा में भी 0 रख देना तो आपका आंसर। 2 बार क्रॉस चेक कर सकते हैं। समेशन ऑफ लैटिट्यूड इज इक्वल टू 0 आ रहा है तो भी, समेशन ऑफ डिपार्चर इज इक्वल टू 0 आ रहा है तो भी। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब ये टाइप के जितने भी क्वेश्चन आएंगे इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। देखते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 83 की। क्वेश्चन नंबर 83 में दिया हुआ है द प्लान एरिया of an old survey plotted to a scale of 10 meter to 1 centimeter presently measures 67 centimeter square। अब फ्रेंड्स ये क्वेश्चन उस टाइप के क्वेश्चन में से है कि जो क्वेश्चन तो काफी आसान है, लेकिन अप्रोच पता ना होने की वजह से क्वेश्चन डिफिकल्ट लगते हैं, ठीक है। गेट पे कई सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो क्वेश्चंस तो काफी आसान होते हैं, लेकिन अप्रोच और कंसेप्ट ना पता होने की वजह से वो डिफिकल्ट लगते हैं। तो यहाँ पर अभी हमने जितना पढ़ा उसको हम लिख लेते हैं कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मीटर, कुछ इस तरीके से स्केल है। और एरिया जो प्रेजेंट एरिया है वो कितना है? प्रेजेंट एरिया इज इक्वल टू 67 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इट इज बिलीव्ड दैट प्लान हैज शंक, यानी जो प्लान बनाया था एरिया का वो शंक हो गया, सो दैट ओरिजिनली लाइन ऑफ 10 सेंटीमीटर, यानी कि जो ओरिजिनल 10 सेंटीमीटर की लाइन थी नाउ मेजर्स 9.6 सेंटीमीटर। प्लान जो बनाया था वो सिकुड़ गया, श्रंक हो गया। तो अब जो है वो ओरिजिनली लाइन जो थी, ओरिजिनल लाइन वाज 10 सेंटीमीटर, लेकिन अब क्योंकि प्लान श्रंक हो गया, इट इज बिलीव, ऐसा माना जाता है, उन्होंने ऐसा सोचा जिसने भी प्लान बनाया होगा कि अब जो है न्यू लेंथ जो है वो है 9.68, ठीक है। कुछ इस तरीके से सिकुड़ा, यानी कि कम हो गया कि 10 सेंटीमीटर इज नाउ मेजर 9.6 सेंटीमीटर। अ नोट ऑन द प्लान स्टेट द चेन यूज वॉज ऑफ 20 मीटर, ठीक है, एंड वॉज 4 सेंटीमीटर टू शॉर्ट। अब क्या है यहाँ पर कि जब ये प्लान मेजर कर रहे थे ना तब 20 मीटर की चेन यूज की गई। अब जब 20 मीटर की चेन यूज की गई, लेकिन इसमें भी प्रॉब्लम है। एक तो ये प्रॉब्लम खत्म हुआ नहीं, दूसरा प्रॉब्लम क्या है कि जब ये प्लान मेजर भी किया गया ना तब ये 20 मीटर की चेन जो है वो 4 सेंटीमीटर शॉर्ट थी। 4 सेंटीमीटर शॉर्ट थी, इसका मतलब ये कि असली में चेन की जो लेंथ होगी वो 9.96 मीटर होगी, ठीक है। 4 सेंटीमीटर घटा दिया। अब क्या करना है? द ट्रू एरिया ऑफ द सर्वे। 2 प्रॉब्लम अगर आपने समझ रहे यहाँ पर कि भाई पहला जो ये प्लान जो श्रंक हुआ इसकी वजह से कुछ इफेक्ट होगा, और दूसरा तो ये कि जो चेन हमने मेजरमेंट के लिए लगाई थी वो भी श्रंक थी, यानी कि वो भी छोटी थी 4 सेंटीमीटर। ये दोनों बातों को समझ लिया। अब अगर हम ये दोनों बातों में से
जो भी एरिया पर इफेक्ट आता है उसको फिगर आउट कर लेते तो हमारा आंसर आ जाएगा। सिंपल वे में आपको मैंने समझाया। तो पहले हम एक प्रॉब्लम को पकड़ते हैं, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, फिर दूसरा प्रॉब्लम पकड़ते हैं। तो पहला हमारा टारगेट है कि ये जो प्लांट जो श्रंक हुआ इसकी वजह से एरिया पर क्या इफेक्ट आएगा, पहला टारगेट ये है। तो बहुत आसान फॉर्मूला और यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, मैं तो बोलता हूं कि यही फॉर्मूला सब में चल जाएगा। क्या है? न्यू आरएफ। आरएफ का मतलब तो पता ही है ना, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। न्यू आरएफ इज इक्वल टू न्यू लेंथ डिवाइड बाय ओल्ड लेंथ। ओल्ड का मतलब यहां पर ट्रू समझना, ठीक है। ओल्ड लेंथ मल्टीप्लाई बाय ओ आर एफ। ओ आर एफ मतलब ओरिजिनल जो आर एफ था वो, या तो ओल्ड आर एफ के। तो अब यहां पर न्यू आर एफ हमारा क्या होगा? न्यू आर एफ डिवाइड बाई ओ आर एफ इज इक्वल टू न्यू लेंथ। न्यू लेंथ कितनी है भाई? न्यू लेंथ 9.6 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि प्लांट श्रंक हुआ। सो 9.6 डिवाइड बाई 10, ये एक हमें रेशियो मिला। न्यू आर एफ डिवाइड बाई ओल्ड आर एफ का एक रेशियो मिला कि 9.6 डिवाइड बाई, दोनों सेंटीमीटर में, तो हमें एक रेशियो मिल गया। अब यहां पर अगेन मैं ये फॉर्मूला थोड़ा मॉडिफाइड करता हूं एरिया के लिए। ये तो बात हो गई लेंथ की। एरिया के लिए अगर ये फॉर्मूला लिखना है तो न्यू आर एफ स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। न्यू आर एफ स्क्वायर इज इक्वल टू न्यू एरिया डिवाइड बाय ओल्ड एरिया। यहां पर ओल्ड मैंने कहा ट्रू एरिया समझ लेना, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय ओल्ड आर एफ स्क्वायर। यहां भी स्क्वायर जाएगा, ठीक है, क्योंकि एरिया कंसिडर कर रहे हैं तो हमें रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन जो है उसका स्क्वायर करना पड़ेगा, और लेंथ कंसिडर कर रहे हैं तो फिर सिंपल लिख दो। तो ये फॉर्मूला ही इंपॉर्टेंट है। ये अगर आपको पता होता तो आप ये क्वेश्चन आसानी से कर सकते, बाकी की चीजें तो बहुत याद। तो यहां पर एक बात देखो कि मैंने लिखा न्यू आर एफ स्क्वायर इज इक्वल टू न्यू एरिया डिवाइड बाई ओल्ड एरिया, यानी कि ट्रू एरिया मल्टीप्लाई बाई ओल्ड आर एफ स्क्वायर। अब यहां पर न्यू आर एफ और ओल्ड आर एफ का मेरे पास रेशियो है। यहां पर मेरे पास न्यू एरिया भी है, प्रेजेंट एरिया मतलब न्यू एरिया भी है। ओल्ड एरिया यानी कि ट्रू एरिया मुझे मिल जाएगा आसानी से। तो यहां पर मैं ओल्ड एरिया लिखता हूं। ओल्ड एरिया यानी कि ट्रू एरिया इज इक्वल टू, यहां से इसको सब्जेक्ट बनाता हूं ओल्ड एरिया को, तो क्या होगा ये? तो ये हो जाएगा ओ आर एफ डिवाइड बाई एन आर एफ स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय न्यू एरिया। अब यहां पर ओ आर एफ डिवाइड बाई एन आर एफ का रेशियो क्या है? यहां पर एन आर एफ डिवाइड बाई ओ आर एफ का मेरे पास रेशियो, तो इसको सिर्फ उल्टा कर देना है, ठीक है। यहां पर ओ आर एफ डिवाइड बाई एन आर एफ रिक्वायर्ड है, तो इसको उल्टा करूंगा तो क्या होगा? 9.6 डिवाइड बाई 10 जो था वो अब हो जाएगा 10 डिवाइड बाई 9.6, और इसका स्क्वायर करना है और मल्टीप्लीकेशन में 67 लिख देना है, क्योंकि ये है प्रेजेंट एरिया यानी कि न्यू एरिया, यानी कि श्रंक होने के बाद जो एरिया मिल रहा है वो। तो ट्रू एरिया विल बिकम 72.70 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है ट्रू एरिया। अब ट्रू एरिया हमें मिल तो गया, लेकिन आंसर किस में मांगा है? मीटर स्क्वायर में। तो मीटर स्क्वायर में मांगा है, तो हमारे पास यहां पर स्केल का जो है वो भी है। स्केल इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मीटर। तो अब ये स्केल को मैं एरिया स्केल में कंसिडर करूंगा, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर दोनों तरफ स्क्वायर कर देना है इज इक्वल टू 100 मीटर स्क्वायर, ठीक है। जब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 100 मीटर स्क्वायर, सो 72.70 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना होगा? 72.70 मल्टीप्लाई बाई 100 ही तो करना है, ठीक है। यहां से समझना है इसको कि भाई 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 100 मीटर स्क्वायर होता है, तो 72.70 सेंटीमीटर कितना होगा? सिर्फ 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मीटर में आंसर मिलेगा, तो ये हो जाएगा 7270 मीटर। अब ये 7270 मीटर, ये ट्रू एरिया जो हमें मिला है, ये पहली प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद मिला। कौन सी प्रॉब्लम? श्रंक एरिया जो हुआ था ना, एरिया जो सिकुड़ गया था, उसकी वजह से जो इफेक्ट हुआ वो हमने फाइंड आउट कर लिया कि भाई ट्रू एरिया मीटर में इसका इतना होना चाहिए, यहाँ पर मीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है। मीटर स्क्वायर, एरिया तो मीटर स्क्वायर में ही होता है। तो अभी हमने प्रॉब्लम 1 ही सॉल्व की है। प्रॉब्लम 2 जो है वो ये कि हमने जो एरिया मेजरमेंट में चेन लगाई थी 20 मीटर की, वो भी तो 4 सेंटीमीटर शॉर्ट थी, यानी कि 19.96 मीटर थी।
तो इसके लिए तो बहुत ही आसान फॉर्मूला है, करेक्शन फॉर चेन करेक्शन है एल टेस्ट डिवाइड बाई एल। अब इसका स्क्वायर करूंगा मैं, क्यों? क्योंकि यहां पर एरिया मेजर करे, इस वजह से एल टेस्ट डिवाइड बाई एल मल्टीप्लाई बाई मेजर्ड एरिया इज इक्वल टू ट्रू एरिया। ठीक है, अब हम यहां से यहां पर मूव कर रहे हैं, तो एल टेस्ट कितना होगा 19.96 डिवाइड बाई 20, इसका स्क्वायर करूंगा और मेजर्ड एरिया अब हमारा क्या हो जाएगा 7270, ये हमारा हो जाएगा मेजर्ड एरिया। ठीक है, सभी को दिख रहा होगा 19.96 डिवाइड बाई 20, उसका पूरा स्क्वायर करना है और 7270 मल्टीप्लाई करना है। सो इट विल बी योर ट्रू एरिया। सो ट्रू एरिया का जो फाइनल आंसर है दोनों इफेक्ट को कंसिडर करने के बाद वो है 7240.9 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आपका आंसर 7240.9 मीटर स्क्वायर है। यहाँ पर जो क्वेश्चन बनाया है इसमें रेंज काफ़ी लंबी दी गई है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें कंसिडर करी थी, तो रेंज दी गई है 7200 से लेकर 7400 तक। ठीक है, यानी कि सभी का आंसर इसमें आना चाहिए 7200 से लेकर 7400। लेकिन मेरा मानना है कि अगर आपने क्वेश्चन एक्यूरेटली किया है तो आपका आंसर यही आएगा 7240.9 मीटर स्क्वायर। आई होप कि सभी को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स, बात करें अगले क्वेश्चन की, यानी कि क्वेश्चन नंबर 84 की, तो क्वेश्चन नंबर 84 में गिवन है अ 3000 मीटर लाइन lying at an elevation of 500 meter measures 12 सेंटीमीटर ऑन अ वर्टिकल फोटोग्राफ। अब ये पहली लाइन पढ़ने में 3 आपको यूनिट दिए गई है, यानी कि कोई 3 चीज तो दी गई है, और यहाँ पर यही खेल है कि आपको लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए कि बोल क्या रहे भाई। यहाँ पर लिखा है अ 3000 मीटर लाइन लाइंग एट एन एलिवेशन ऑफ 500 मीटर मेजर्स 12 सेंटीमीटर ऑन वर्टिकल फोटोग्राफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, अगर ये लाइन समझ में आ गई तो पूरा क्वेश्चन ऐसा ही हो जाएगा। कहने का मतलब है कि मान लो कि कोई लाइन है, लाइन ए, इसका एलिवेशन सबसे पहले मैं टारगेट करता हूं। एलिवेशन तो सबको पता ही होगा, एच ए कितना है भाई 500 मीटर, और ये कहा गया अ 3000 मीटर लाइन। ये इसका क्या मतलब 3000 मीटर लाइन, मतलब ये लाइन जो है उसकी ओरिजिनल लेंथ जो है वो 3000 मीटर है, जो कि 500 मीटर के एलिवेशन पर है, मेजर्स 12 सेंटीमीटर ऑन अ वर्टिकल फोटोग्राफ। लेकिन ये जो 3000 मीटर की जो लाइन है ओरिजिनल फील्ड पे, वो फोटोग्राफ पे कितनी बता रही है 12 सेंटीमीटर ओनली। कहने का मतलब क्या है यहाँ पर कि 12 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 3000 मीटर। ये जो है वो फील्ड पर है भाई, और ये जो है वो फोटोग्राफ पर है। ठीक है, तो ये आपने पहली लाइन समझी और उसमें 3 इंफॉर्मेशन निकाल ली अबाउट एलिवेशन, अबाउट फोटो पे कितनी वो लेंथ है और ओरिजिनल फील्ड पे कितनी लेंथ है, जिसकी वजह से आपको स्केल मिल सकता है। इतना समझने के बाद अब क्वेश्चन में आगे बढ़े तो कहा गया है द फोकल लेंथ ऑफ द कैमरा यूज इज 20 सेंटीमीटर। द स्केल ऑफ फोटोग्राफ फॉर अ टेरेन हैविंग elevation of 1000 meter is expressed as 1 divided by x, the value of x will be। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन में आगे बढ़ने के लिए हमने सबसे पहले स्केल तो समझ ही लिया है। स्केल यहाँ पर क्या होगा, स्केल सबसे पहले मैं यहाँ पर एक फॉर्मूला लगा दूँ, s इज इक्वल टू एफ डिवाइड बाई एच डिवाइड बाई एच। ठीक है, कुछ इस तरीके से डिवाइड बाई एच, कैपिटल एच माइनस एच, और ये जो है फोटोग्रामेट्री से रिलेटेड है। अब यहाँ पर स्केल क्या होगी, अब यहाँ पर जो हमें फाइंड आउट करना है, द स्केल ऑफ फोटोग्राफ फॉर अ टेरेन हैविंग एन एलिवेशन ऑफ 1000 मीटर इज एक्सप्रेस्ड। यानी ये अभी हम स्केल कैलकुलेट करें, इससे कोई फायदा नहीं होगा। हमें एक्चुअली किसकी स्केल फाइंड करनी है कि ऐसा जो फोटोग्राफ है जो 1000 मीटर एलिवेशन पर है, उसकी स्केल फाइंड आउट करनी है। अब s इज इक्वल टू एफ डिवाइड बाई एच माइनस एच से फायदा ये होगा कि हमें कैपिटल H मिल जाएगा, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन गिवन है। क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, 12 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 3000, ये है स्केल हमारा, इज इक्वल टू एफ कितना है, एफ फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर, और यहाँ पर है कैपिटल H माइनस स्मॉल h। अब ये इसको मैं एच ए के देता हूँ, तो ये है 500। ठीक है, कैलकुलेट करोगे आप तो आपका h कितना आ जाएगा भाई, h आ जाएगा आपका 5500। ठीक है, h आपका आ जाएगा 5500 मीटर स्क्वायर। यहाँ पर मैंने कुछ भी सेंटीमीटर का मीटर में क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर है 12 सेंटीमीटर
और यहाँ पर है 20 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसर, ये है मीटर में, ये भी है मीटर में, तो आंसर हमारा मीटर में ही आएगा। ठीक है, अब ये हमने एच तो कैलकुलेट कर लिया, लेकिन एच कैलकुलेट करना हमारा एम थोड़ी था, हमारा एम था कि स्केल फाइंड आउट करनी है ऐसे फोटोग्राफ के लिए जो 1000 मीटर एलिवेशन पर हो। तो बहुत ही आसान है, अगेन यही फॉर्मूला लगाएंगे, S इज इक्वल टू एफ डिवाइड बाई एच माइनस एच बी बोल देता हूँ। ठीक है, ये जो बी है वो 1000 मीटर एलिवेशन पर है, तो इसके लिए होगा 20। अब यहाँ पर मुझे डिवाइड बाई 100 करना पड़ेगा। ठीक है, डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू कैपिटल एच जो हमने अभी फाइंड आउट किया 5500 माइनस एच बी जो कि 1000 मीटर एलिवेशन पर है, तो हो जाएगा 1000। सो स्केल विल बी 1 डिवाइड बाई 22500, ये स्केल है। ठीक है, 22500, ये आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल सिंप्लीफिकेशन ही करना है, लेकिन आंसर हमें क्या देना है कि आंसर में कहा गया है कि एक्सप्रेस स्केल जो है वो एक्सप्रेस एज 1 डिवाइड बाई एक्स, 1 डिवाइड बाई एक्स, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक्स की वैल्यू होगी 22500। सिंपल, तो एक सिर्फ और सिर्फ एक ही कंसेप्ट है, एस इज इक्वल टू एफ डिवाइड बाई एच माइनस एच ए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि सबसे इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन में जो था वो थी पहली लाइन के पहली लाइन में आपको समझना था कि क्या दिया गया है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स, बात करें अगले क्वेश्चन की, यानी क्वेश्चन नंबर 85 की, तो क्वेश्चन नंबर 85 में लिखा है अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स डिसाइडेड टू डू अ प्रैक्टिकल इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द एप्लीकेशन ऑफ थियोडोलाइट। दे चूज 2 points or stations X and Y at a mountainous site. A theodolite is set up at station X. The RL of the instrument axis is 1000.670 meter. The angle of elevation to the top of a 7 meter long staff held vertical at a station Y is 10 degree. अब यहाँ पर क्वेश्चन खाली पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, इसको जब तक हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं करेंगे कुछ समझ में नहीं आएगा। कहने का मतलब ये कि यहाँ पर ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स कहाँ भी गए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें यहाँ पर फोकस किस पे करना है कि इसमें कंसेप्ट क्या लगाना है। भाई कंसेप्ट ये लगाना है कि एक थियोडोलाइट एक जगह पर सेटअप किया गया, इसको हम स्टेशन एक्स दे देते हैं और यहाँ पर एक स्टेशन बी है, ठीक है, जो कुछ एलिवेशन पर है। द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ 7 मीटर लॉन्ग स्टाफ, अच्छा है एक्स और वाई है तो एक्स और वाई दे देते हैं इसको, ठीक है। और यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट एक्सिस जो है उसका RL दिया गया है 1000.670 मीटर, RL ऑफ इंस्ट्रूमेंट एक्सिस, ठीक है, इसका RL है। और यहाँ से एक थीटा निकल कर आता है जो कि टॉप ऑफ टावर को टारगेट करता है, और ये थीटा कितना है भाई, ये थीटा है हमारा 10 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पर एक बात इन्होंने कही है, यहाँ पर इन्होंने एक बात कही है कि ये जो स्टाफ है ये कितना है भाई, 7 मीटर लॉन्ग है, 7 मीटर लॉन्ग। तो हमने अभी तक जितना पढ़ा था उसको हमने यहाँ पर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर लिया, तो अब थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन हो रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज 254 मीटर। द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज 254 मीटर। अब क्या करना है, नॉट कंसिडरिंग द एरर ड्यू टू कर्वेचर ऑफ अर्थ एंड द रिफ्रैक्शन। अच्छा, यहाँ पर कर्वेचर ऑफ अर्थ और रिफ्लेक्शन की वजह से जो करेक्शन हो रहा था वो उसको जो एरर आ रही थी उसको करेक्ट नहीं करना है, यानी उसको कंसिडर ही नहीं करना है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन, काफी आसान हो जाएगा। द RL ऑफ स्टेशन Y इज, यहां पर रिड्यूस लेवल कितना होगा, RL कितना होगा, ये निकालना है। तो बहुत ही आसान है, 10 थीटा यानी कि 10 डिग्री। ये कितना है भाई, ये इसको मैं दे देता हूं, ये डिस्टेंस जो है वो जितना भी आएगा इसको मैं दे देता हूं नाम D दे देता हूं, नहीं D तो मैं इसको देता हूं, तो इसको मैं H दे देता हूं, ठीक है, इसको मैं H दे देता हूं। और यहाँ से ये जो हमारा ऑलरेडी गिवन है D इज इक्वल टू 254 मीटर। तो 10 थीटा इज इक्वल टू H डिवाइड बाई 254। सो H इज इक्वल टू 254 मल्टीप्लाई बाई 10 डिग्री। सो H इज इक्वल टू अराउंड 44.7870
44.7870 मीटर। अब यहाँ पर समझना कि ये h जो है वो है 44.780 मीटर। तो अगर मुझे RL ऑफ y निकालना है, यानी कि ये डिस्टेंस पर पहुंचना है, तो मैं क्या करूंगा, RL ऑफ y इज नथिंग बट RL ऑफ इंस्ट्रूमेंट एक्सिस प्लस 44.780 माइनस हाइट ऑफ स्टाफ कितनी है 7 मीटर, सो 1000.670 माइनस प्लस 44.780 माइनस 7, so RL of y will be 1038.4570 meter. So the question was very easy. सिर्फ आपको इतना ही देखना था कि इसमें कंसेप्ट क्या लगाना है, और यहाँ पर कोई खास फॉर्मूला भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मैंने कंसेप्ट के नाम पर यहाँ पर tan थीटा ही तो लगाया है। tan थीटा इज इक्वल टू h डिवाइड बाई 254। और इस तरीके से ही क्वेश्चन गेट में आएंगे कि आपको जहाँ पर नॉलेज अप्लाई करना होगा, एप्टीट्यूड वाला नॉलेज अप्लाई करना होगा। भाई इसमें अगर RL यहाँ पर मांगा है तो किसको प्लस में लेना है, किसको माइनस में लेना है, आंसर जो है वो आसानी से आ जाए। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। देखते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स बात करें अगले क्वेश्चन की, यानी कि क्वेश्चन नंबर 86 की। तो क्वेश्चन नंबर 86 में गिवन है अ बेस लाइन वाज मेजर्ड विद अ स्टील टेप ऑफ डिजाइन लेंथ, डेजिग्नेटेड लेंथ 30 मीटर एट अ स्टैंडर्ड टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस एंड अ स्टैंडर्ड पुल ऑफ 200 न्यूटन। द मेजर लेंथ ऑफ बेस लाइन वाज 1234 मीटर, द फील्ड टेम्परेचर वाज 44 डिग्री सेल्सियस एंड द पुल अप्लाइड was 240 Newton. The correct length of baseline is equal to। और इतना पढ़ने के बाद आपको इतना तो समझ में आना चाहिए कि भाई यहाँ पर जो टेप है इसमें दो करेक्शन अप्लाई करने हैं। एक तो है टेम्परेचर करेक्शन और दूसरा है कि करेक्शन ड्यू टू पुल। तो टेम्परेचर करेक्शन बहुत सिंपल फॉर्मूला, टेम्परेचर करेक्शन CT इज इक्वल टू अल्फा LM माइनस LS। अल्फा TM टेम्परेचर है ना, TM माइनस TS मल्टीप्लाई बाई मेजर्ड लेंथ। ठीक है, तो टेम्परेचर करेक्शन में मैं क्या करूँगा, अल्फा की वैल्यू गिवन है 5.2 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻⁶ TM कितना है भाई, यानी कि मेजर्ड टेम्परेचर 44 और स्टैंडर्ड टेम्परेचर है 22। अब यहाँ पर LM कितना है, मेजर लेंथ 1234 मीटर। सो द टेम्परेचर करेक्शन विल बी प्लस, क्योंकि अल्फा यहाँ पर जो मेजर टेम्परेचर है वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर से ज़्यादा होगा तो करेक्शन पॉजिटिव आएगा। यहाँ पर करेक्शन नेगेटिव भी हो सकता है अगर मेजर टेम्परेचर जो है वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर से कम होगा तो। ठीक है, तो अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वैल्यू हमने रख दी है और अल्फा आ जाएगा आपका प्लस 0.14116 मीटर। ये तो हो गई टेम्परेचर करेक्शन की बात। अब बात कर लेते हैं करेक्शन ड्यू टू पुल, तो ये हो जाएगा PM माइनस PS मल्टीप्लाई बाई LM डिवाइड बाई AE इज इक्वल टू PM कितना है भाई 240 माइनस PE स्टैंडर्ड पुल है 200 मल्टीप्लाई बाई मेजर लेन 1234। A कितना है एरिया गिवन है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। E कितना है 30,000 है शायद, 30,000 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें कोई भी यूनिट चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर इसका सेंटीमीटर स्क्वायर और इसका डिवाइड में जो सेंटीमीटर स्क्वायर है वो कैंसिल हो जाएगा और फाइनल जो हमारा आंसर आ जाएगा वो मीटर में ही आएगा। और पुल करेक्शन जो है वो कितना है, पुल करेक्शन ये भी पॉजिटिव ही रहेगा प्लस 0.0548 मीटर। ये हो गया पुल करेक्शन और ये होगा टेम्परेचर करेक्शन। दोनों करेक्शन पॉजिटिव है तो कोई बात नहीं, दोनों को ऐड कर देते ओरिजिनल लेंथ में। ओरिजिनल लेंथ कितनी है 1234, तो ओरिजिनल लेंथ यानी कि क्या लिखा है, फाइंड क्या करना है, द करेक्ट लेंथ ऑफ बेस लाइन। सो द करेक्ट लेंथ विल बी 1234 प्लस 0.14116 प्लस 0.0548।
So the correct length will be around 1234.196 मीटर। ठीक है, तो आपका भी यही आंसर आ रहा है। इसमें कुछ करना नहीं था, टेम्परेचर करेक्शन अप्लाई करना था और यहाँ पर पुल करेक्शन अप्लाई करना था। आई होप कि आपको समझ में आ ही गया होगा। देखते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स बात करें अगले क्वेश्चन की, यानी क्वेश्चन नंबर 87 की। तो क्वेश्चन नंबर 87 में गिवन है द लेफ्ट ब्रांच कैनाल ऑफ द मेन कैनाल। अच्छा, एक मेन कैनाल है, उसके अंदर लेफ्ट ब्रांच है, उसमें क्या है, रनिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग डिस्टेंस कैरिंग अ डिस्चार्ज 31 क्यूमेक्स हैज कल्चरेबल कमांडेड एरिया ऑफ 15,000 हेक्टर। द इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन of Rabi crop is 78% and base period is 20 weeks. The right branch of the same main canal carrying a discharge of 7 cumecs has culturable commanded area of 8,000 hectare. The intensity of irrigation of Rabi crop is the 55% and base period is 20 weeks. अच्छा, इतना तो पढ़ तो लिया, अब करना क्या है, करना ये है कि विच कैनाल इज मोर एफिशिएंट, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर मैं आपको एक बता दूं कि जब भी आपको पूछे कि भाई विच कैनाल इज मोस्ट एफिशिएंट या ऐसा कुछ भी या लेस एफिशिएंट, तो अगर जो भी कैनाल है या जो भी ब्रांच है उसकी अगर ड्यूटी जो है, ड्यूटी इज इक्वल टू एरिया डिवाइड बाय डिस्चार्ज। ठीक है, ड्यूटी इज इक्वल टू एरिया डिवाइड बाय डिस्चार्ज, और उसका 8.64 बी डिवाइड बाय डेल्टा वाला भी फॉर्मूला है। तो जिस ब्रांच या जिस कैनाल की ड्यूटी ज़्यादा होगी वो होगी मोस्ट एफिशिएंट। ठीक है, तो अब हमें सिंपली यहाँ पर कुछ नहीं करना है कि हमें लेफ्ट कैनाल के लिए ड्यूटी फाइंड आउट करनी है, हमें राइट कैनाल के लिए ड्यूटी फाइंड आउट करनी है। ये इरिगेशन से बेसिकली कुछ नहीं, तो पता ही चल गया होगा ना। तो लेफ्ट कैनाल के लिए ड्यूटी फाइंड आउट करेंगे, राइट कैनाल के लिए ड्यूटी फाइंड आउट करेंगे, जिसमें भी ड्यूटी ज़्यादा होगी वो हो जाएगी हमारी मोर एफिशिएंट। तो फटाफट से कर लेते हैं। सबसे पहले लेफ्ट कैनाल के लिए, हम ड्यूटी फाइंड आउट करते हैं DL इज इक्वल टू A डिवाइड बाई Q। ठीक है, ड्यूटी इज इक्वल टू एरिया डिवाइड बाई डिस्चार्ज, और 8.64 B डिवाइड बाई डेल्टा वाला भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। अब यहाँ पर क्योंकि मेरे पास एरिया भी है और डिस्चार्ज भी है, तो मैं यही फॉर्मूला लगाऊंगा। सो DL इज इक्वल टू, लेफ्ट कैनाल की बात करें तो उसमें क्या गिवन है, कल्चरेबल कमांडेड एरिया तो भाई 15,000 हेक्टर है, लेकिन उसमें क्या है, उसके अंदर 78% जो है वो इरिगेशन इंटेंसिटी है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, DL इज इक्वल टू 0.78 मल्टीप्लाई बाई 15,000 डिवाइड बाई डिस्चार्ज जो है वो 31 है। सो DL विल बी अराउंड 377.42 हेक्टर पर क्यूमेक्स। ये हो गया लेफ्ट कैनाल के लिए। सिमिलरली राइट कैनाल के लिए हम करेंगे DR इज इक्वल टू A डिवाइड बाई डिस्चार्ज। तो राइट कैनाल के लिए सबसे पहले जो इंटेंसिटी है वो 55% है, और टोटल कल्चरेबल कमांडेड एरिया यानी कि CCA है 8,000। तो ये हो जाएगा 0.55 मल्टीप्लाई बाई 8,000 डिवाइड बाई Q है हमारे पास राइट कैनाल के लिए 7। सो DR विल बी अराउंड 628.57 हेक्टर पर क्यूमेक्स। भाई क्लियरली विजिबल है कि भाई 628 इज ग्रेटर देन 377। तो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन A, राइट कैनाल इज मोर एफिशिएंट देन लेफ्ट कैनाल। और अगर ये पूछा होता कि विच कैनाल इज लेस एफिशिएंट, तो हम उसमें आंसर लेफ्ट कैनाल का लिखते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। देखते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स बात करें अगले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 88 की। तो क्वेश्चन नंबर 88 में गिवन है द रन ऑफ फ्रॉम अ फील्ड वाज 1500 मीटर क्यूब इन अ ड्यूरेशन ऑफ 15 आवर्स इफ अ स्ट्रीम ऑफ 5 मीटर क्यूब पर सेकंड वाज सप्लाइड फ्रॉम अ कैनाल टू अ फील्ड and conveyance efficiency is only 45%, then the water application efficiency is। क्वेश्चन को अगर आपने समझ लिया ना तो आधा क्वेश्चन वहीं सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले क्या गिवन है कि भाई रन ऑफ जो है, रन ऑफ इज इक्वल टू 1500 मीटर क्यूब वॉल्यूम में दिया गया है। ठीक है,
एंड इन अ ड्यूरेशन ऑफ 15 आवर्स, 15 घंटे में 1500 मीटर क्यूब का रन ऑफ हो रहा है। इफ अ स्ट्रीम ऑफ 5 मीटर क्यूब पर सेकंड वाज सप्लाइड फ्रॉम अ केनाल टू अ फील्ड। अच्छा, इतना समझ लेते क्या है भाई, एक कैनाल है, इसको मैं यहां से सप्लाई हो रहा है वाटर एक फील्ड पर, ठीक है। तो कैनाल से फील्ड पर जाएगा तो बीच में कुछ लॉस होगा भाई, और बीच में लॉस होगा तो यहां पर अगेन एफिशिएंसी का कंसेप्ट आएगा। तो यहां पर जो एफिशिएंसी होगी वो कन्वेयंस एफिशिएंसी होगी। कन्वेयंस एफिशिएंसी इज इक्वल टू वाटर डिलीवर्ड डिवाइड बाय वाटर सप्लाई, ठीक है। वाटर डिलीवर्ड डिवाइड बाय वाटर सप्लाई, ये है हमारे पास कन्वेयंस एफिशिएंसी, क्योंकि हमें यहां से वाटर यहां कन्वे करना है, तो कैनाल से लेकर फील्ड तक जो जाएगा उसके अंदर कन्वेयंस एफिशिएंसी का फॉर्मूला यूज होगा। कन्वेयंस एफिशिएंसी इज इक्वल टू वाटर डिलीवर्ड, यानी यहां पर कितना पहुंचा, डिवाइड बाय हमने कितना सप्लाई किया कैनाल से। लेकिन क्वेश्चन हमारे पास वाटर ये एफिशिएंसी जो है वो कन्वेयंस एफिशिएंसी के बारे में नहीं है, क्वेश्चन है यहाँ पर एप्लीकेशन एफिशिएंसी। लेकिन हमें अगर एप्लीकेशन एफिशिएंसी पर जाना है तो हमें कन्वेयंस एफिशिएंसी को समझना जरूरी है। अब वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी किसे कहते हैं कि भाई वाटर यहाँ पर डिलीवर्ड तो हो गया, फील्ड में डिलीवर्ड तो हो गया, लेकिन डिलीवर्ड होने के बाद कुछ रन ऑफ हो जाएगा और कुछ जो है वो स्टोर हो जाएगा रूट जोन में, ठीक है। तो एप्लीकेशन एफिशिएंसी इज इक्वल टू वाटर स्टोर्ड इन रूट जोन डिवाइड बाय वाटर डिलीवर्ड, ठीक है। ये दोनों एफिशिएंसी को तो समझना ही चाहिए। अगर ये दोनों एफिशिएंसी को आपने नहीं समझा तो फिर इरिगेशन क्यों समझो कि आपने पढ़ा ही नहीं, क्योंकि यही बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बेसिक कंसेप्ट है कि भाई कैनाल में मैंने यहाँ से फ्लो फील्ड पर लाया तो जितना मैंने सप्लाई किया उसमें से जितना डिलीवर्ड हुआ उसके अकॉर्डिंग मुझे कन्वेयंस एफिशिएंसी मिल जाएगी। कन्वेयंस एफिशिएंसी इज इक्वल टू वाटर डिलीवर्ड डिवाइड बाय वाटर सप्लाई, इससे कन्वेयंस एफिशिएंसी पता चलती है। लेकिन वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी इससे पता चलती है कि भाई डिलीवर तो हो गया, लेकिन डिलीवर्ड होने के बाद कितना रूट जोन में स्टोर हुआ वो हमें देगा वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी। तो अभी हम बात करें तो जैसा कि रन ऑफ जो है वो अभी हमें यूजफुल कन्वेयंस एफिशिएंसी में नहीं है, ठीक है। कन्वेयंस एफिशिएंसी सिंपल है कि भाई कितना डिलीवर्ड हुआ डिवाइड बाय कितना आपने सप्लाई किया। तो हमने जो सप्लाई किया था वो 5 मीटर क्यूब पर सेकंड जितना किया था। कितना सप्लाई किया था, 5 मीटर क्यूब पर सेकंड। कितने घंटे में, 15 घंटे में। तो हमने वाटर सप्लाई इज इक्वल टू 5 मीटर क्यूब पर सेकंड कितने घंटे में, 15 घंटे। तो 15 3600, तो ही ये हो जाएगा सेकंड में, और सेकंड सेकंड कैंसिल, तो हमारा आंसर आ जाएगा किसमें, मीटर क्यूब में। सो 2700, उसके बाद एक 00 मीटर क्यूब, तो ये हो जाएगा आपका वाटर सप्लाई, इतना आपने सप्लाई किया, ठीक है। अब इतना सप्लाई किया और मुझे कन्वेयंस एफिशिएंसी 45% गिवन है, तो मैं वाटर डिलीवर्ड फाइंड कर सकता हूँ, आसानी से कर सकता हूँ। सो कन्वेयंस एफिशिएंसी इज इक्वल टू 0.45। वाटर डिलीवर्ड मुझे फाइंड आउट करना है, डिवाइड बाय वाटर सप्लाई में फाइंड आउट कर चुका हूँ 27 और 4 बार 0 मीटर क्यूब में, ठीक है, यही है। हाँ, सो वाटर डिलीवर्ड मुझे मिलेगा कितना, कितने मीटर क्यूब वाटर डिलीवर हुआ, तो वाटर डिलीवर हुआ 121,500 मीटर क्यूब, इतना वाटर डिलीवर हुआ। कहां पर डिलीवर हुआ, फील्ड में, ठीक है। लेकिन इससे क्या फायदा, इससे कुछ फायदा नहीं, क्योंकि हमें फाइंड आउट करना है वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी। कहने का मतलब है कि अभी क्वेश्चन चालू है। अब हमने ये फाइंड आउट कर लिया कि वाटर इतना डिलीवर हुआ, लेकिन हमें फाइंड आउट करना है कि वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी कितना है। तो जैसा कि मैंने कहा कि वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी इज नथिंग बट रेशियो ऑफ वाटर स्टोर्ड एंड वाटर डिलीवर्ड। वाटर डिलीवर्ड पता है, अब किसी भी तरीके से अगर मुझे वाटर स्टोर पता चल जाए तो मैं वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी निकाल सकता हूं। तो यहां पर गिवन था क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन में रन ऑफ, ठीक है, और मैंने पहले भी कहा कि वाटर स्टोर उतना ही होगा रन ऑफ को माइनस करने के बाद।
तो कहने का मतलब है कि ये वाटर डिलीवर्ड में से मैं अगर रन ऑफ माइनस कर दूं, ठीक है, वाटर स्टोरेज इज इक्वल टू वाटर डिलीवर्ड माइनस रन ऑफ, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यही है भाई, जितना डिलीवर्ड हुआ उसमें से रन ऑफ होने के बाद ही जितना बचेगा वही स्टोर होगा। तो अगर मुझे वाटर स्टोरेज निकालना है तो मुझे वाटर डिलीवर्ड में से रन ऑफ माइनस करना पड़ेगा। तो वाटर डिलीवर्ड में से रन ऑफ माइनस करूंगा तो कितना बचेगा, 121500 माइनस 1500। तो वाटर स्टोर विल बी अराउंड 1 2 और 4 बार 0 मीटर क्यूब, ठीक है, इतना है भाई। अब इतना वाटर स्टोर हुआ, इतना वाटर स्टोर हुआ और इतना डिलीवर हुआ, ये दोनों के रेशियो को ही क्या बोलते हैं भाई, वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी। वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 2 और 4 बार 0 और डिवाइड बाय क्या है 1 to 1 500 1 to 1 500। सो आपका वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी विल बी 98.76%। तो इसी तरीके से पूरी अंडरस्टैंडिंग के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करो तो क्वेश्चन सॉल्व हो ही जाएगा। अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो पहले अच्छे से पढ़ाई करो, बाद में क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। देखते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स बात करें अगले क्वेश्चन की, यानी क्वेश्चन नंबर 89 की। तो क्वेश्चन नंबर 89 में गिवन है द बेस विड्थ ऑफ अ ग्रेविटी डैम इज 75 मीटर, द मटेरियल ऑफ द डैम हैज स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ 3, यूज एज एन एलिमेंट्री प्रोफाइल कंसिडरिंग फुल अपलिफ्ट, द अप्रोक्सीमेट अलाउेबल हाइट ऑफ डैम इज डैश मीटर। Similar kind of question was asked in GATE 2020 set 2, ठीक है, कुछ सिमिलर काइंड का क्वेश्चन था, काफी इजी क्वेश्चन था, 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, आसानी से ले सकते हो। वही कंसेप्ट यहाँ पर भी यूटिलाइज करना है, लेकिन ये क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं एडवांस मानता हूँ क्योंकि इसमें 2 चीज आपको ध्यान रखनी है। सो आपको एलिमेंट्री प्रोफाइल की जब बात आती है तो आपको 2 फॉर्मूला तो पता होने चाहिए। कौन सा, B ग्रेटर देन और इक्वल टू H डिवाइड बाई अंडर रूट G माइनस C। ये फॉर्मूला तब अप्लाई होगा जब नो टेंशन की बात हो, यानी कि हमें डैम जो है डैम उस पर टेंशन नहीं आने देना है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन है B ग्रेटर देन और इक्वल टू H डिवाइड बाई म्यू G माइनस C, और ये जो है नो स्लाइडिंग के लिए है। यानी कहने का मतलब ये कि अगर आपको डैम जो है वो स्लाइड नहीं करवाना है तो आपको ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, ठीक है। अब यहाँ पर हमें पूछा क्या है, हमें पूछा ये है कि आपको हाइट फाइंड आउट करनी है और डेटा गिवन है। तो आप मुझे बताओ कि हाइट हम ये फॉर्मूला से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ये फॉर्मूला से भी हाइट फाइंड आउट कर सकते हैं। कौन सी हाइट कंसिडर करेंगे, तो मैं आपको कहता हूँ कि हाइट वही कंसिडर करेंगे डैम की जो ये दोनों में से मिनिमम होगी, ठीक है। मिनिमम जो होगी वही हाइट कंसिडर करेंगे। मान लो कि ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन है तो फिर वो कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि फिर ये दोनों में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। और क्योंकि हमें डैम को सेफ रखना है तो हमें ये दोनों कंडीशन का ख्याल रखना होगा। इस वजह से हमें हाइट जो है वो मिनिमम लेनी पड़ेगी। लेकिन अगर क्वेश्चन में विड्थ के बारे में पूछा हो, यानी बी के बारे में पूछा हो, तो आपको मैक्सिमम लेना पड़ेगा, ठीक है। दोनों सारी चीज बता दी मैंने। 2 फॉर्मूला कौन से है, ये नो टेंशन के लिए, नो स्लाइडिंग के लिए है। हाइट पूछा हो तो आपको क्या लेना है, मिनिमम लेना है, और अगर विड्थ पूछा हो तो आपको मैक्सिमम लेना है। अभी क्योंकि क्वेश्चन में हमें हाइट पूछा है तो हम मिनिमम हाइट कंसिडर करेंगे। तो फॉर्मूला नंबर 1 से क्या हाइट निकल कर आएंगे, बी कितना है भाई 75 इज इक्वल टू H डिवाइड बाय अंडर रूट G माइनस C। अब यहाँ भी थोड़ा खेल है। खेल ये है कि यहाँ पर फुल अपलिफ्ट पूछा है तो फुल अपलिफ्ट के कंडीशन में C विल बी 1, C इज इक्वल टू 1 फॉर फुल अपलिफ्ट, और नो अपलिफ्ट पूछा बोला हो तो C इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर फुल अपलिफ्ट बोला है तो हम G इज इक्वल टू क्या लेंगे 1 लेंगे, और C इज इक्वल टू 1 लेंगे, और G गिवन है 3 तो 3 माइनस 1 हो जाएगा। सो H इज इक्वल टू 75 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 2। ये करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 98.99 मीटर, ठीक है। ये तो हमने पहली कंडीशन से निकाला। दूसरी कंडीशन का यूटिलाइज करें तो हमें यहाँ पर कुछ मिलेगा B इज इक्वल टू,
तो B इज इक्वल टू कितना है भाई 75 इज इक्वल टू H डिवाइड बाई म्यू, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट कितना दिया है 0.65 मल्टीप्लाई बाई H मल्टीप्लाई बाई G है ना, G 3 माइनस C1, क्योंकि फुल अपलिफ्ट क्वेश्चन में गिवन है। तो यहाँ से अगर हम हाइट निकालेंगे तो हाइट विल बी 91 मीटर, यहाँ से हाइट है 91 मीटर और यहाँ से हाइट है 98.99 मीटर। सो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा कि आपको मिनिमम लेनी है, सो द करेक्ट आंसर विल बी 91 मीटर, क्योंकि ये 98 से छोटा है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही अच्छा कंसेप्ट था, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। जो लोग इरिगेशन इंजीनियरिंग बराबर नहीं पढ़ते हैं उनको नहीं पता होगा, उनको नोट डाउन कर लेना चाहिए। देखते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन नंबर 90 पर पहुंच चुके हैं हम इस वीडियो के आखिरी क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर 90 में दिया है वाटर शेड इज इन द फॉर्म ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 2000 मीटर एंड विथ एन एंगल 90 डिग्री, a 9-hour storm with rainfall excess of 80 mm produces a surface run of hydrograph with linear rising and recession segment having base equal to 15 times duration of storm. The peak of surface hydrograph is equal to dash qmax मीटर क्यूब पर सेकेंड। क्वेश्चन ऑब्वियस बात है कि आसान ही है, लेकिन क्वेश्चन को समझेंगे तो ही पता चलेगा कि वो कैसे आसान है। यहाँ पर जो एरिया है, फील्ड एरिया, जहाँ पर ये सारी चीजें मेजर कर रही है, वो है रेडियस कितना है भाई, उसका रेडियस है 2000। लेकिन ये सर्कुलर फॉर्म में नहीं है, सर्कुलर फॉर्म में नहीं है। इसका मतलब क्या है कि ये सेगमेंट फॉर्म में है, यानी सर्कल का एक सेगमेंट होता है ना, उस फॉर्म में है। मान लो कि ये सेगमेंट है, ये सर्कल है, इसका सेगमेंट कुछ इस तरीके से है, तो ये है 90 डिग्री, तो ये एरिया कुछ इस तरीके से है। तो एरिया है इसमें थीटा इज इक्वल टू 90 है। तो अगर मुझे ये निकालना हो तो मैं कैसे निकालूंगा, एरिया ऑफ फील्ड विल बी थीटा डिवाइड बाई 360 मल्टीप्लाई बाई पाई। तो एरिया हो जाएगा A इज इक्वल टू 90 डिवाइड बाई 360 मल्टीप्लाई बाई पाई आर स्क्वायर, आर है 2000। सो द आंसर विल बी 3.1415 मीटर स्क्वायर। आंसर मतलब एरिया, ठीक है, एरिया का आंसर जो है वो 3.1415। क्वेश्चन का आंसर, पूरे क्वेश्चन का आंसर तो हमें डिस्चार्ज निकालना है। अब डिस्चार्ज निकाल लिया, लेकिन यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट एक लाइन लिखी है क्वेश्चन में, अगर आपने ध्यान से पढ़ा हो तो, रेनफॉल एक्सेस ऑफ 80 mm प्रोड्यूसेस अ सरफेस रन ऑफ हाइड्रोग्राफ विथ लीनियर राइजिंग एंड रिसेशन। लीनियर राइजिंग एंड रिसेशन, इसका मतलब क्या होगा कि हाइड्रोग्राफ का जो शेप है वो यहाँ पर डायरेक्टली ये नहीं कहा गया कि भाई ट्रायंगुलर हाइड्रोग्राफ है तो आप 1/2 मल्टीप्लाई बाई जो भी लेते हैं वो ले लो, डिस्चार्ज मल्टीप्लाई बाई टाइम। लेकिन यहाँ पर टर्म यूज की है लीनियर राइजिंग। लीनियर राइजिंग, ये हो गया लीनियर राइजिंग, और उसके बाद है लीनियर रिसेशन सेगमेंट और लीनियर रिसेशन सेगमेंट। तो ये क्या बनेगा, ट्राइंगल बनेगा शेप। तो यही कहने का मतलब ये कि लीनियर राइजिंग एंड रिसेशन सेगमेंट का मतलब ये कि यहाँ पर ट्राइंगुलर आपको हाइड्रोग्राफ का जो शेप है वो ट्राइंगुलर शेप है, वो आपको कंसिडर करना है। तो हम ट्राइंगुलर शेप में क्या करते हैं, 1/2 मल्टीप्लाई बाई पीक डिस्चार्ज मल्टीप्लाई बाई टाइम बेस इज इक्वल टू एरिया मल्टीप्लाई बाई आर। ठीक है, ये बेसिक फॉर्मूला है, सभी को पता है। एरिया हमारे पास गिवन है, रन ऑफ 80 mm गिवन है, हमें यहाँ पर टाइम बेस गिवन है क्या, टाइम बेस भी गिवन है, 15 टाइम्स ड्यूरेशन ऑफ स्टॉर्म। तो सारी चीज़ें गिवन है, तो यहाँ से हम डिस्चार्ज निकाल सकते हैं। 1/2 इज इक्वल टू QP मल्टीप्लाई, अब यहाँ ध्यान से देखना, 15 टाइम्स ड्यूरेशन ऑफ स्टॉर्म, यानी कि 15 मल्टीप्लाई बाई ड्यूरेशन ऑफ स्टॉर्म कितना है भाई, 9 आवर। तो ये हो जाएगा 9, और हमें क्योंकि मीटर क्यूब पर सेकंड में चाहिए तो हम 3600 मल्टीप्लाई करेंगे, इज इक्वल टू 3.1415 मल्टीप्लाई बाई 10⁶ मल्टीप्लाई बाई 80 mm है, तो डिवाइड बाई 1000 कर दूँ मैं, तो आपका आंसर यानी कि डिस्चार्ज आ जाएगा, यही तो मांगा है, पिक डिस्चार्ज QP इज इक्वल टू 1.034 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, तो क्वेश्चन में यहाँ पर दो बात समझनी थी आपको। पहला तो ये कि यहाँ पर सर्कुलर सेगमेंट जो है उसका एरिया कैसे निकालता है, और दूसरा ये
कि यहाँ पर ट्राइंगुलर नहीं बोला था बल्कि अलग लैंग्वेज यूज़ की थी ट्राइंगल के लिए, वो क्या थी, लीनियर राइजिंग एंड रिसेशन। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बाकी तो क्वेश्चन काफ़ी टिपिकल और आसान टाइप का था, आपने नोट डाउन कर लिया होगा। आपको क्वेश्चन नया और अच्छा लग रहा है तो, नहीं तो कोई बात नहीं, आपने क्वेश्चन समझ तो लिया ही होगा। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। हम 90 क्वेश्चन हो चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 91 से देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।